एवरीवन, वेलकम टू द पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री। अगर आप देखते हो ना 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री, तो आपके 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। जैसा 12th स्टैंडर्ड में होता है ना, वैसे 11th स्टैंडर्ड में भी है। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड का जो आपका थोड़ा लेवल है वो थोड़ा सा ईजियर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। लेकिन क्या होता है ना, अगर हम लोग 11th स्टैंडर्ड का कोई भी चैप्टर पढ़ ले, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना हो, तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो वाला चैप्टर पढ़ना आपके लिए उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, हर जगह, हर छोटी से छोटी जगह आपको पीरियोडिक टेबल का काम पड़ता है कि एलिमेंट्स एक्चुअली आते कहाँ पे है, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट के नीचे प्रेजेंट होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करता है, शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ें अभी हम लोग को पता ना हो तो हम लोग को बाद में प्रॉब्लम जाती है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर मैं बात करूँ ना, तो केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना हो ना, तो पीरियोडिक टेबल तो आना श्योर शॉट है। पीरियोडिक टेबल आपको आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है हर एक लेवल पे। ऑर्गेनिक में भी इस चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में मिलता है। अगर आप देखते हो ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीटली बेस्ड होता है आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर में, और होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आता है वहाँ पे कार्बन और बहुत सारे उसके कंपाउंड्स। तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना आपका 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्लास पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे ट्रिक्स की, पीरियोडिक टेबल को आपको याद कैसे रखना है। कुछ ट्रिक्स आपको पता होंगे, कुछ ट्रिक्स हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट जाता हो, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि पीरियोडिक टेबल की एक्चुअल ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऊपर ले। इस क्लास के बाद हम लोग 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग को इस पीरियोडिक टेबल का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज देखते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। ये आपको डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे से ये पीरियोडिक टेबल आपके लिए हर जगह हेल्पफुल रहेगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। हाँ, सेकेंड थिंग, अगर आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हो ना, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में जो आपके 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसी के साथ साथ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसी के साथ साथ आपके 11th स्टैंडर्ड में आ जाओ, आपके जैसे ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ये सारी जगह आपको इस चीज़ का हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये टेबल पता है तो आप वहाँ रिएक्शंस भी इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। पीरियोडिक टेबल तो हमें पढ़ना ही है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो काम की चीज़ है ना, हमें ये पढ़ना है कि एक्चुअली शेल होता क्या है, सब शेल क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ आने वाली है। सो देखते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि आप जब ये लेक्चर अटेंड करोगे ना पूरा का पूरा, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल सिस्टमैटिकली ट्रिक्स के साथ याद हो जाएगा। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगे, और सब कुछ आ जाएगा जो भी आपका पीरियोडिक टेबल में होता है। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप देखते हो ना, तो आपकी 2 चीज़ें होती है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा अपने स्कूल डेज में कि कुछ शेल जैसा कुछ होता है, और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ सब शेल जैसा होता है। ये हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और अभी हम लोग को ये चीज़ जो है ना, ये डिटेल में है। तो अब ये भी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। देखते हैं हम लोग। अगर आप बात करते हो ना शेल की, तो शेल आपके कभी भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, के, एल, एम और एन शेल। ये आपके 4 टाइप्स के शेल होते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली शेल क्या है, सब शेल क्या है, और वो लोग है ना इंटरमिक्सिंग कर देते, कहीं पे शेल को KLMN लिख देते, कहीं पे SPDF लिख देते, तो वो इंटरमिक्सिंग कर देते। तो हमेशा याद रखना है कि शेल सिर्फ और सिर्फ 4 ही होते हैं। एक होता है आपका के, एल, एम और एन, और जो भी आपके सब शेल होते हैं ना, वो भी 4 होते हैं। उनका नाम होता है एस, पी, डी और एफ। ये होते हैं आपके 4 सब शेल। अब अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको इसके साथ कभी भी मिक्स मत करना। ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब काम की चीज़ ये है कि ये सब शेल पढ़ के हमें क्या हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैंने देख लिया ये सब शेल ऐसा ऐसा है,
ये सबशेल की सारी स्टडी है ना, हम लोग 11th स्टैंडर्ड का जो भी आपका चैप्टर आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। इसलिए अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ उतना ही लेंगे जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है इस पीरियोडिक टेबल की ट्रिक को याद रखने के लिए और इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को समझने के लिए। तो बस अभी उतना ही देखते हैं, जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। अब आते हैं सबशेल। सबशेल की अगर मैं बात करूँ ना, इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, तो आपकी एस सबशेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 2, पी की होती है 6, डी की होती है 10 और एफ की होती है 14। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखो, कोई भी एटम को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आप उसको सबशेल के अंदर डालते हो। सबशेल के अंदर चलो मैं डाल भी दूंगी, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को डाल भी दूंगी, बट मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकती हूँ। अगर मुझे वो पता ही नहीं होगा तो फिर ये एमलेस हो जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि एस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। मतलब एस सबशेल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही भर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ। पी सबशेल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकती हूँ। डी के अंदर मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकती हूँ और एफ के अंदर 14। इससे ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकती। अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो मैं एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकती हूँ, तीसरे वाले को नहीं डाल सकती। समझ गया है ना? तो ये यहाँ पे क्लियर होता है आपका शेल और सबशेल। शेल क्या होते हैं, सबशेल क्या होते हैं और सबशेल की इलेक्ट्रॉन फिल होने की कैपेसिटी कितनी होती है। आई होप ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हो। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो ये है कि जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल को तो हम पढ़ने ही वाले और बहुत अभी पढ़ने वाले, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पीरियोडिक टेबल में आपके 4 टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। देखो किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला आपका होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, है ना। दूसरा होता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीसरा होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और चौथा जो होता है ना, वो होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब काम की चीज ये है, ये सारे एलिमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं, इनकी पोजीशन भी देखने वाले, सब कुछ देखेंगे, चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन काम की चीज ये है कि हमें दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि क्यों इसको एस ब्लॉक दिया गया है, क्यों इसको पी ब्लॉक दिया गया है, क्यों इसको डी और क्यों इसको एफ। कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी ना कि इनको हम लोगों ने इस नेम से रिप्रेजेंट किया है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आप ध्यान देते हो ना, ध्यान से अगर देखते हो तो समझ में ये आता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एस, यहाँ पे आपको दिख रहा है पी, यहाँ दिख रहा है डी और यहाँ दिख रहा है एफ। अगर आप देखते हो एस पी डी एफ, तो अब भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपके एस है, पी है, डी है और एफ है, ये सारे के सारे क्या है आपके सबशेल। और शेल कौन से होते हैं? के, एल, एम और एन। लेकिन जो भी आपका एस है, पी है, डी है और एफ है, ये आपके सारे के सारे क्या है? सबशेल, है ना। तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा आइडिया आ ही गया है कि ये जो है सबशेल के बेसिस पे नाम दिए गए हैं। लेकिन कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है, आपको हमेशा देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन को। लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आपका किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है इनटू एस सबशेल, इनटू एस सबशेल, एस सबशेल के अंदर अगर आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गया ना। अब अगर आप देखते हो उसी तरीके से बिल्कुल सेम ये चीज, यहाँ पे ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एंटर होता है इनटू पी सबशेल, इनटू पी सबशेल, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एस, पी, डी और एफ ये सारे के सारे आपके क्या है? सबशेल। अब आ जाओ डी ब्लॉक में, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इनटू द डी सबशेल, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब वो आपके डी ब्लॉक के अंदर में आएंगे। और लास्ट होता है आपका एफ ब्लॉक। तो अब आप लोग खुद ही लिख सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर, कि जब भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एफ सबशेल में, एफ सबशेल, तो हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गया ना। तो बस हम लोग ने किस बेसिस पर डिसाइड किया, इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं लेकिन हमें देखना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है। उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा।
ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सेक्शन में आया तो एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया तो पी ब्लॉक, लाइकवाइज डी और एफ। समझ में आ गया सबको। तो अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल। इतना बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरी था पढ़ाना पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले। आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हो। देखते हैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगी नहीं, पढ़ाने के साथ साथ आपको जो भी उसकी ट्रिक्स है ना वो भी बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स आपको पता हो सकता है कुछ ट्रिक्स आपको नहीं पता हो, लेकिन ये टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल, इसका लेने का मोटो ये है कि जब मैं आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो मैं इन ट्रिक्स का यूज़ करूँगी। तो फिर आपको वहाँ ऐसा लगेगा कि ये ट्रिक्स कहाँ से आई है। तो उससे बेटर है ना कि हम लोग एक बार जान ले कि ट्रिक्स आई कहाँ से और कैसे आई है। चलो, अगर मैं पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करती हूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली है क्या, इसका नाम पीरियोडिक टेबल क्यों है। हमें हर एक चीज़, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखते हो, देखो अगर आप ध्यान देते हो तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है, आपका टेबल, और ये क्या है, आपका पीरियोडिक, है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि पीरियोडिक टेबल नाम क्यों इसको दिया गया है। तो आपको इतना तो ध्यान में आ गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेबल ले रहे हैं। हम लोगों ने एक टेबल को लिया है, इतना तो समझ में आ गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। बट इसका नाम पीरियोडिक टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो तो कुछ डिस्टेंस के बाद, सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स से मैं इस पॉइंट पे हूँ जिसको मैंने दिया है 1 पॉइंट, मैं जा रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 10, यहाँ पे आई मैं 11, फिर वापस जा रही हूँ यहाँ से 20 तक के, फिर 21, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 30। ऐसा ऐसा चलते जाएगा। बट अगर आप ध्यान देते हो ना तो समझ में ये आ रहा है कि कुछ समय के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद, फर्स्ट वाले एलिमेंट के नीचे आपका 11th वाला एलिमेंट आ रहा है, 11th वाले के नीचे 21 वाला आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि इस एलिमेंट के नीचे ये वाला एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद वापस रिपीट हो रही है ना। वापस आप यहाँ से ट्रैवल करते हो, कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद वापस वो वाली प्रॉपर्टी आपकी रिपीट हो रही है। मतलब प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, पीरियोडिक मैनर में रिपीट होती जा रही है ना। तो ऐसे टेबल को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहली चीज ये है, कभी भी आपको एक पीरियोडिक टेबल अगर ड्रॉ करना है तो हमेशा एक फ्रेम ड्रॉ कर लो। अगर फ्रेम ड्रॉ कर लेते हो तो एलिमेंट्स को फटाफट वहां पे फिलअप कर सकते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग। मैं आपको पीरियोडिक टेबल का ट्रिक ही नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगी, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पता ना हो तो फिर वापस से हमें डिफिकल्टी आ सकती है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, कोई अलग से सेपरेट चीजें देने वाली हूँ ताकि आपको उस मेरे ही ट्रिक में याद रहे, मेरे सॉन्ग के मैनर में ही आपको याद रहे। ठीक है, हो सकता है ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो, इसलिए वीडियो को देखिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हो तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको हमेशा इसी फैशन में ड्रॉ करना है। पहले एक बड़ा ब्लॉक, फिर एक छोटा ब्लॉक, फिर एक बड़ा ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको हमेशा दो ये चीज देने की है। कहीं पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कोई भी कोई एग्जाम में कि ड्रॉ पीरियोडिक टेबल, बट इसका एप्लीकेशन जो है ना 100% आएगा, 100%। देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है, आप यहाँ पे फिलअप करोगे हाइड्रोजन को और यहाँ पे फिलअप करोगे हीलियम को। अब मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको इसका ट्रिक समझाती हूँ।
सबसे पहली चीज ये है, पहले हम लोग इतने पार्ट को देख लेते हैं। आपको इसको कैसे याद रखना है, आपको हमेशा इसको याद रखना है इस फैशन में। लीना के पास रूबी लगा हुआ सेसियम वाला फ्रॉक। कैसे याद रखोगे इसको, लीना के पास रूबी लगा हुआ सेसियम वाला फ्रॉक। इस ट्रिक में ही आपको इसको याद रखना है। आप हो सके तो और भी कोई ट्रिक में इसको याद रख सकते हैं, बट हो सके तो इसी ट्रिक में याद रखो, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तो फिर हम लोग इसी ट्रिक से बोलेंगे। आप अपने ट्रिक से भी पढ़ सकते हो, नो डाउट रिगार्डिंग दैट, लेकिन हो सके तो ऐसा याद रखो। तो क्या कैसे याद रखना है आपको, ली ना के पास रूबी लगा हुआ सेसियम वाला फ्रॉक। समझ में आ गया। अब ये वाला जो ट्रिक है ना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रिक है, ये आपको भी पता होगा, हो सकता है आपने पढ़ा होगा। तो आपको याद रखना है इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। कैसे याद रखोगे इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको कैसे याद रखेंगे देखेंगे सब लोग इधर। सबसे पहली चीज ये है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसको याद रखने का तरीका है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताने वाली हूँ। एटॉमिक नंबर को याद कैसे रखना है वो भी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी आज इस वीडियो को देखने के बाद। सारे डाउट्स जितनी भी चीजें हैं ना, सब कुछ मैं आज के आज ही आपका क्लियर कर दूंगी। देखते हैं इसको। सबसे पहली चीज, इसको आप कैसे याद रखोगे, स्काई ला। ये आपको पता है ना, स्काई होता है मतलब ये आपका आसमान। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे इस फैशन में, स्काई ला। कैसे याद रखोगे, स्काई ला। दिख रहा है ना, SCY, तो स्काई ला। इस तरीके से आप इसको सिस्टमैटिकली अपने हिंदी लैंग्वेज में लिखे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हमें हिंदी लैंग्वेज का ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम में याद रहता है। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में इसको फ्रेम करिए, ताकि आपके लिए काफी ज्यादा इजियर हो जाए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, स्काइला। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आप मॉर्निंग में टी पीते हो तो आपको कैसे याद रखना है, टी जरा हाफ। मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि मेरी जो टी का कप है वो हाफ रहेगा, तो टी जरा हाफ, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, आपको याद रखना है, इसको याद रखोगे आप, वो नवाब था। हमें बड़े बड़े फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें ये भी पता है ना तो इट्स मोर देन इनफ। कैसे याद रखोगे इसको, वो नवाब था। नेक्स्ट इधर आ जाओ, क्रमोव। क्रमोव, हम लोग बोलते हैं ना मुंह हो जाओ, तो हम लोग लिखेंगे क्रमोव। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाएगा आपका मन तक रे। कैसे याद रखोगे इसको, मन तक रे। हम लोग इसी ट्रिक्स को फॉलो करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्वेश्चन, रिएक्शंस के क्वेश्चन, ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसी ट्रिक्स में हो सके तो इसको याद रखो। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, मन तक रे। समझ में आ गया ना। अब लास्ट आ जाएगा आपका ये वाला, फेरूस। इसको कैसे याद रखोगे, फेरूस, फेरूस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये, तो कौन रहेगा आइलैंड। कौन रहेगा आइलैंड, कौन रहेगा आइलैंड, इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कैसे याद रखोगे इसको, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। और ये एक्चुअल थिंग है, नहीं पढ़ोगे तो पिटाई होती है मम्मी पापा के हाथ से। अब आ जाओ नेक्स्ट इस पे, कौन आगे आया। इसको कैसे याद रखोगे, कौन आगे आया। नेक्स्ट थिंग है आपका ये वाला, इसको याद रखना वेरी इजी है, जीनी। इसको आप कैसे याद रखोगे, जीनी कनाडा में होगा, जीनी कनाडा में होगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, देख लेते हैं। लीना के पास रूबी लगा हुआ सेसिम वाला फ्रॉक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। और इसको कैसे याद रखोगे, स्काइला टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रमोव मन तकरे, फेरूस, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कौन आगे आया, जीनी कनाडा में होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, एलिमेंट्स कौन से, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एक बार ट्रिक से आपको याद तो हो जाए, उसके बाद हम लोग सब देखते डिटेल्स। ठीक है, अब आ जाओ इधर में।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे हम लोग इसी लेक्चर के अंदर में। देखते हैं इस ट्रिक को। आई एम डैम श्योर कि आप जब ये वाली ट्रिक देखोगे ना तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्टली। ठीक है, देखो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आपको याद रखना है। देखो ये क्या है, बैंगन आलू, ध्यान से सुनना और हिंदी में ही लिखना। बैंगन आलू गोभी इन थैला। कैसे याद रखोगे इसको, आप सब्जी मार्केट में जाते हो सब्जी कैरी करने के लिए, तो हम लोग सारी सब्जियां थैले में ही लेते हैं, तो बस हमें वही चीज याद रखना है, मार्केट याद रखना है। बैंगन आलू गोभी, बैंगन आलू गोभी इन थैला, याद रहेगा सबको, बैंगन आलू गोभी इन थैली। डन। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा आप इसको कैसे याद रखोगे, काशी गए टीन लेने, काशी गए टीन लेने, काशी गए टीन खरीदने के लिए, टीन लेने के लिए। तो बस समझ जाओ कि काशी नाम का कोई पर्सन है, वो गया है टीन को खरीदने के लिए, टीन को लेने के लिए। आ जाओ इस साइड से। ये वाला ट्रिक जो है ना, ये बहुत ही मस्त ट्रिक है। अगर आप ध्यान देते हो तो इसको कैसे याद रखोगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। कैसे याद रखोगे इसको, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। ये आपका ट्रिक है, इसको जनरल वे में लेने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। अब आ जाओ ये वाले ट्रिक में। ये वाली ट्रिक का कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन ये वाली ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि याद तो रखना है। ऊपर नीचे कर दिया तो गए आप लोग। तो आपको इसको याद कैसे रखोगे, ओ स से टे पो, ओ स, बारिश की बूंदे होती है उसको ओस बोलते हैं, तो ओ स से टे पो, ओ स से टे पो, याद रहेगा। आ जाओ आगे। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, भले किसी बच्चे को पीरियोडिक टेबल आए या ना आए, लेकिन उसको ये पता होता है कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टराइन। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको सिर्फ आपको ऐसे याद रखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टराइन, सभी को पता होता है। लास्ट वाले इस पे आते हैं। लास्ट वाले इसको अगर आपको याद रखना है ना, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, एक सॉन्ग के फॉर्म में, हे ने आर कर जे र, हे ने आर कर जे र, जो इसके शॉर्ट फॉर्म है बस उसी को याद रखना है, हे ने आर कर जे र। ठीक है, तो और हाँ, पीरियोडिक टेबल हम लोग क्यों ट्रिक के फॉर्म में याद रख रहे हैं, ट्रिक के फॉर्म में याद रखने की चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप देखते हो ना तो आपको देखने को ये मिलता है कि इसके जैसी प्रॉपर्टी ही इसकी होगी सिमिलर, इसके जैसी प्रॉपर्टी ही इसकी होगी सिमिलर, इसलिए तो इनको एक दूसरे के नीचे रखा गया है ना। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, जो प्रॉपर्टी आपकी ये दिखाएगा वही ये दिखाएगा। इवन तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा का पूरा सिमिलर रहेगा कुछ चेंजेस के साथ, इसीलिए हम लोग इसको इस फैशन में याद रखते हैं। अगर आप इसको इस फैशन में याद रख सकते हो ना तो आप रख सकते हो याद, नो डाउट रिगार्डिंग दिस, लेकिन उसका टेंशन ये रहेगा कि ये जो है ना, अगर आपने ये याद रखा, फिर आप ये याद रख रहे हो, फिर आप ये याद रख रहे हो, तो जब क्वेश्चन इसका आएगा और इसका आएगा तो आप गड़बड़ी करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये इसके नीचे आता है। अगर ये इसके नीचे आता है यही नहीं पता, तो आप वहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी करने के 100% चांसेस है। इसलिए हम लोग इसको इस फैशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ एंट्रेंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मुझे देखना है कि अब ओवरऑल ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे, वो सारी भी देखते हैं। पहले मैंने आपको ट्रिक बताया, अब देखते हैं हम लोग। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका ये वाला होता है, ये दोनों को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी समझ में तो आई क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एस से एलिमेंट्स जिनके एलिमेंट्स में, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एस सबशेल में आता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या हुए, एस ब्लॉक के। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आता है, आपके पी सबशेल में, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गया ना। ऐसे सबशेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो भी आपका नीचे में यहाँ होता है, ये होते हैं आपके सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को फिलहाल हम लोग इसके साथ नहीं जोड़ते हैं, फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। जब हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे ना, आई गारंटी यू कि मैं आपको इसका भी ट्रिक उस वक्त बताऊंगी।
अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सबको जाती है ना, वो जाती है एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर को याद कैसे रखें, ठीक है, ये भी चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से। हाइड्रोजन का 1 है, ये हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि नंबर हमेशा हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2, 3, 4, ये तो सभी को आता है। लेकिन काम की चीज़ ये नहीं है, काम की चीज़ ये है कि आप जब एटॉमिक नंबर दोगे ना, तो आप एटॉमिक नंबर यहाँ से ऐसा नहीं दोगे, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। एटॉमिक नंबर देते वक्त आपको हमेशा इसी फैशन में देने का है, इस फैशन में, ऐसे ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में ही आपको एटॉमिक नंबर देना है, याद रहेगा ना। अब ये हो गया आपका 1, तो 1 के बाद में क्या आएगा 2, फिर आ जाओ नेक्स्ट लाइन में 3, 4, बस ऐसे देते चलो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हमें नंबर्स पता ही है, बट हॉरिजॉन्टल वे में ही देना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद 31, 32 चलते चलो, 35, 36, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 के बाद 55, 56, 57। अब क्या होगा ना, अब आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि 57 के बाद जितने भी एलिमेंट आपके 71 तक आएंगे, वो आएंगे यहाँ पे एज एफ ब्लॉक एलिमेंट में। उनका हम लोग चैप्टर में ज़रूर देखेंगे। तो ये हुआ आपका 72, 73, बस कंटिन्यू करते चलो, 74, 75, 76, 77, 8, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। अब जो नीचे के एलिमेंट, दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखे गए, ये एलिमेंट्स का हम लोग को चैप्टर्स में काम नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा है जितना हमें काम है हम लोग उतना ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर ज़्यादा एक्सेसिव लार्ज याद रखने से बेटर है कि हम लोग इफेक्टिव वे में काम की चीज़ ही याद रखें जो हमारे लिए अभी के प्रेजेंस में हेल्पफुल है। डन। अब देखते हैं इसको। चलो, मैंने एटॉमिक नंबर तो सारे के सारे लिख दिए, ब्लॉक एलिमेंट्स भी सारे के सारे लिख दिए, लेकिन काम की चीज़ ये है कि हम लोगों को लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो पता होना चाहिए ना, तो वो भी मैं आपको ईजियर वे में बता देती हूँ, समझ लो सब लोग। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो भी आपके ये वाले होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम लोग कहते हैं आपके पीरियड्स, और जो भी आपके वर्टिकल होते हैं इस फैशन में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने पीरियड्स और कॉलम्स के बारे में आपको पहले क्यों नहीं बताया, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने सोचा एक बार आपका टेबल सिस्टमेटिकली ड्रॉ हो जाए, फिर हम लोग उसको समझ के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दें, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में है और ये सारे के सारे कॉलम्स आपके वर्टिकल लाइन में, इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे, वर्टिकल, ठीक है, मतलब हम लोग इनको कहेंगे आपके ग्रुप्स, ठीक है। देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका फर्स्ट पीरियड, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना रहेगा, 1, यहाँ पे एन का वैल्यू 2, 3, क्योंकि ये आपकी थर्ड लाइन है ना। ये है आपकी फोर्थ लाइन, ये है आपकी फिफ्थ लाइन, मतलब ये आपका फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ लाइन और सेवेंथ लाइन। समझ में आ गया ना। अब हम लोग को देना है ग्रुप, तो ग्रुप कैसे देंगे, देखो इधर, ये रहेगा आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, बस एक एक बढ़ाते चलो, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12। काम की चीज़ ये नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस नहीं किया ना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने एटॉमिक नंबर देते वक्त भी हम लोग इसी फैशन में दिए थे, और ग्रुप देते वक्त भी हमें इसी फैशन में जाने का है। चलो, ग्रुप 12 के बाद में क्या आ जाएगा, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 18। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। काम की चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका हाइड्रोजन है, ये वाली जो फैमिली, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन फैमिली, बेरिलियम फैमिली, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे बोरॉन फैमिली। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी फैमिली है, ये कहाँ से शुरू हो रही है, बोरॉन से।
इसलिए हम लोग कभी कभी आप क्वेश्चन में देखते हो कि इन द बोरॉन फैमिली, हमें याद ही नहीं होता कि बोरॉन फैमिली एक्चुअली क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी सीरीज आपकी बोरॉन से शुरू होती है इन्हें हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन के बाद आपका आता है कार्बन, तो हम लोग इन्हें क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फैमिली। अब आते हैं आपके फ्लोरीन, लेकिन जो भी आपके फ्लोरीन्स होते हैं ना, ये सारे के सारे हैलोजेंस होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली। तो ये रहेंगे आपके हैलोजन फैमिली। और ये रहेंगे आपकी इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ना, ये सारे के सारे यहाँ गैसेस होते हैं। अब क्यों होते हैं वो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो इस वाली फैमिली को मैं क्या कहती हूँ, बोरॉन फैमिली। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स बोरॉन के नीचे में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बोरॉन के जैसी है। ये वाली फैमिली को हम लोग कहेंगे आपकी कार्बन फैमिली। बस मेरे सारे लेक्चर्स को देखते रहिए। आई एम डैम श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सारी बेसिक से बेसिक चीजें, बेसिक से बेसिक रिएक्शंस भी आपको याद हो जाएगी। टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये रहेगी आपकी नाइट्रोजन फैमिली, ये रहेंगी आपकी ऑक्सीजन फैमिली, ये रहेगी आपकी हैलोजन फैमिली, क्योंकि फ्लोरीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन। और लास्ट वाला जो रहेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस। उसका रीजन ये है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके गैसेस फॉर्म हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं गैसेस। अब देखते हैं यहाँ पे, चले आओ यहाँ पे आप देखोगे ये वाली चीज कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस फैशन में रहेगा, NS1 के फैशन में। NS1 यहाँ पे आपका रहेगा NS2। इन सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपका, NS1। इन सारे एलिमेंट्स का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2। काम की चीज ये नहीं कि NS1 NS2, काम की चीज ये है कि आपको यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है, S सबशेल में। इसलिए हम लोगों ने इन सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कहा है, S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें। अगर आप ध्यान देते हो ना इसके केस में, तो इसके केस में भी आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, बट आपको वो चीज दिख नहीं रही है। वो चीज आपको मैं बताती हूँ। अब आप लोगों को सब दिखेगा, ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहो। 5 मिनट में हम लोग इसको खत्म करेंगे, बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से बने रहो, बस देखो इधर, देखना। चलो, सबसे पहली चीज ये है कि आपको अगर इसको लिखने का है, इसका इसका इसका, इन सब के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना है ना। बट हम लोग उस चीज को देखते नहीं है, वो चीज हमारे सामने ही है, बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है वो एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है, हम लोग लिखेंगे 4s3d। 4s3d, सब में आप 4s3d लिख दो, या फिर हम लोग जनरल वे में लिखेंगे NSND। NSND, NSND, क्योंकि कैसा है ना, हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बाद में पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। पीरियोडिक टेबल के साथ पढ़ने का ही अलग मजा है उसको। पहले S लिखने का है, फिर आपको D लिखने का है। अब पहले S क्यों आ रहा है, फिर D क्यों आ रहा है, ये सब हम लोग चैप्टर में देखेंगे पढ़ते वक्त। मैं सब छोटे से छोटा पॉइंट भी बताऊंगी आपको, ताकि आपके MCQ के मार्क्स भी एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ देखते हो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, पहले यहाँ लिखोगे 2 और फिर लिखोगे 1, याद रहेगा ना। अब क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत है, नहीं। एटॉमिक नंबर अगर पता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही आपके याद हो गए। तो यहाँ पे आपका S में रहेगा 2 और 1, D में क्या रहेगा 1। लेकिन हाँ, याद रखना है, पहले आप S लिखोगे फिर D। चले आओ 22 पे, 2 2, 23 मतलब ही 2 3, 24 मतलब ही 2 4, 25 मतलब ही 2 5, 26 2 6, 27 मतलब ही आपका 2 7। तो यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 7, 28 मतलब ही 2 8, 29 मतलब ही 2 9, और 30 मतलब ही आपका 2 और 10। समझ में आ गया ना, इस तरीके से हमें याद रखना है। 30 मतलब ही आपको इस फॉर्म में लिखना है, 2 10। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या याद रखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है, 21 से स्टार्ट हो रहा है तो बस। लेकिन हाँ, पहले S लिखना है, फिर ही आपको D लिखना है। अभी N क्या होते हैं, ये N क्या है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। चले आओ यहाँ पे अगर आप देखते हो
इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उससे पहले एक और बात आप देख नहीं रहे हो। देखो सबसे पहली चीज, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेक्शन में आ रहा है? डी वाले में। सब में देखते चलिए। इसलिए हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को क्या कहा गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चले आओ पी ब्लॉक पे और फिर खत्म करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ये वाली चीज देखते हो। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, देखना जरा ध्यान से। काम की चीज ये है कि अगर आप देखते हो तो आप इसको किस फैशन में लिखोगे? NS2 NSNP। NSNP, पहले S को लिखा जाएगा फिर P को। NSNP NSNP और NSNP। चले आओ आगे। आगे हम लोग ये देखते हैं कि देखना, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे आपको पता है कि S की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। S की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। तो सब जगह आप S में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो। और सोचने की बात है कि ये S ब्लॉक एलिमेंट्स तो है नहीं, तो S में तो S सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा ना, तो सब में S में 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब डालने के आपको P में। काम की चीज ये है कि सारे के सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में जा रहे हैं। तो इससे एक चीज तो दिमाग में आई गई है, जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में जाता है तो हम लोग